मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। कल हमने आप लोगों को बताया था लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला को हम गॉस थ्योरम या गॉस फार्मूला ही बोलते हैं। क्यों गॉस फार्मूला बोलते हैं? क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम डिराइव गॉस ने किया था। गॉस एक मैथमेटिशियन और फिजिशियन दोनों हैं, इसीलिए उसको हम गॉस फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक, आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, जैसे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कैमरा में कि हम मेरे मोबाइल में इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ये मैग्निफिकेशन से ही बना है। मेगापिक्सल्स मेगापिक्सल्स मतलब कि ये बतलाता है कि कितना ये वस्तु जो है हमारे इमेज जो बना रही है, हमारे जो तस्वीर आ रहा है मोबाइल में, तो उस तस्वीर को एक कितना सुंदर और कितना जो हमारा जैसा तस्वीर है वैसे वो बना कर दे रहा है। ये डिपेंड करता है किस पर? वस्तु और वस्तु की ऊंचाई पर, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई पर। तो हम आवर्धन किसे कहते हैं? देखिए, आवर्धन किसे कहते हैं? जो प्रतिबिंब, मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उसको दर्पण के सामने हम रखे हैं, तो दर्पण के सामने जो हम रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो दर्पण के सामने वस्तु रखी थी उसकी ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धित मतलब हम देखना चाहते हैं कि जो जो हमारा वस्तु था, जो हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखे थे, तो आवर्धित होकर मतलब कि वो उसका प्रतिबिंब जो बना है तो उससे कितना बड़ा बना है या उससे कितना छोटा बना है, तो ये बतलाता है। मतलब वो कितना उसे आवर्धित किया है, मतलब उसको कितना छोटा कर दिया है या कितना उसको बड़ा कर दिया है उसके तुलना में, मतलब वस्तु की तुलना में वो कितना उसे छोटा है या उसी के बराबर है। जब उसी के बराबर जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो आवर्धन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब वो कुछ भी आवर्धित नहीं किया, मतलब उसको कोई छोटा और बड़ा नहीं किया है। और जब उससे कम आएगा, मतलब कि आवर्धन जब पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब उसको आवर्धित कर दिया है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है? वस्तु से क्या बना है? बड़ा बना है। तो क्या होगा? देखिए, हम यहाँ पर पहले से लिख कर रखे हुए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए, ये मान लीजिए दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? इसको हम बोलते हैं, हर एक बार हमने जिक्र किया है कि इसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने हम एक वस्तु रखे हैं, तो वस्तु रखेंगे। ये वस्तु देखिए, ये भी ये वस्तु है, ये भी क्या है? ये वस्तु है। इसकी ऊंचाई h है। मतलब कोई भी वस्तु, मान लीजिए यही वस्तु है, हमें दर्पण के सामने रख दिए, तो ये भी, तो मान लीजिए इसकी ये भी है कोई वस्तु, इसका नाम रख दिए और ऊंचाई इसका कोई भी कुछ होगा, तो इसीलिए हम h मान लिए, h मान लीजिए। तो फिर एक प्रकाश की किरणें जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर गुजरेगी, फिर और एक ध्रुव से जाएंगी तो दर्पण के फिर ध्रुव से वापस लौट आएंगी। तो देखिए, लौट कर आई है, तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब इससे बहुत बड़ा बना है। मतलब जो हम वस्तु रखे थे उसका प्रतिबिंब उसके बहुत उससे बड़ा बना है। ये वस्तु कहाँ रखा गया है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया। तो जब भी वस्तु को, ये भी एक बात याद रख लें कि जब भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। देखिए, बड़ा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा भी है। तो ये क्या हुआ? उल्टा बना है। तो जब देखिए कि जब ये, तो आवर्धन का परिभाषा क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई रखेंगे तो क्या होगा? इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि हमारा प्रतिबिंब जो है, मान लेते हैं अपने से, प्रतिबिंब मान लीजिए कि 4 है, 4 मीटर, और वस्तु की ऊंचाई क्या है? 2 मीटर है। तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 मीटर आएगा। तो 2 मीटर क्या होगा? आवर्धित हो गया, मतलब कि वस्तु से 2 मीटर अधिक लंबा बना है। आवर्धन का मतलब यही होता है कि कोई वस्तु उससे कितना बड़ा और कितना छोटा बना है। आवर्धन का मतलब यही होता है। तो बस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं इसका जो इंग्लिश में इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन का फर्स्ट वर्ड जो होता है एम होता है, इसीलिए हम इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं, आवर्धन को, मैग्निफिकेशन को। अब देखिए, पिछले एक लेक्चर में हमने बता चुका था कि ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ए बी पी, ए बी पी जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के समरूप है। और समरूप का चिन्ह जो होता है, देखिए, त्रिभुज ए बी पी समरूप का ये चिन्ह है। उल्टा एस कर देते हैं, ऐसे सुता देते हैं इसको, देखिए ऐसे सुता दिए, ये समरूप का चिन्ह है। समरूप कल हम आप लोगों को डिफाइन कर चुके हैं, ये समरूप का चिन्ह है। और ये त्रिभुज क्या, ये त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, तो जब समरूप है तो क्या होगा, ये दोनों इनके जो अनुपात होंगे, जो इनकी भुजाओं का अनुपात होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो भुजा ये क्या है, ए बी बी पी में क्या है, ये ए बी का अनुपात बराबर होगा किसके, इसके ए डैश और बी डैश के अनुपात के बराबर होगा। और इनके दोनों का बेस क्या है, इसका बीपी है, तो बीपी बराबर ये क्या है, बी डैश पी है। अब देखिए, यह वस्तु की दूरी u है, ये तो जानते हैं, और ये प्रतिबिंब की दूरी v है। तो इसको हम और बड़ा बना देते हैं। देखिए, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी है u है, बता चुके हैं। तो वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। और जो प्रतिबिंब यहाँ पर ये बना है, तो ये v दूरी है। तो जब ये दोनों समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो भुजा इसके क्या है, पहला त्रिभुज का ए बी भुजा है, और दूसरा का क्या है, ए डैश और बी डैश है, बराबर। अभी ए क्या है, इसका बीपी है, और ये क्या है, इसका बी डैश पी है। अब देखिए, ए बी क्या है, ए बी ये वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई को एच माने हैं, तो एच लिख देंगे यहाँ पर। एच देखिए, एच क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाई एक्सिस होता है, बता चुके हैं आपको साइन कन्वेंशन में। तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। आप देखिए, एच डैश नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ए बी, ये क्या है, ए बी ए डैश बी डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से लिखे हैं, तो एच डैश इसको लिख देंगे। और ये निगेटिव में है, तो इसीलिए निगेटिव में ऊपर चला जाएगा। देखिए, हर में जो होता है, न्यूमरेटर में जो होता है, हम इसको निगेटिव नहीं रखते हैं, तो इसीलिए उसको ऊपर लिख देंगे। अब आइए देखिए, बीपी, ये बीपी है, तो क्या है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी u। और बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v। अब देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव दोनों प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आवर्धन बराबर जो होता है, आवर्धन बराबर जो होता है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम इसको करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, या इसको हम सीधा क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स यानी कि माइनस एच डैश बटा में एच बराबर v बाई यू। ये भी क्या हो सकता है, एक आवर्धन का फार्मूला हो सकता है। आवर्धन यानी कि एच डैश, पहले से हमें एम बराबर मालूम है, एम बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो ये प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई जो बराबर किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बराबर भी होती है दोनों। मतलब ये जितना होगा वो भी इसके भी अनुपात क्या होंगे, दोनों को सेम ही होता है। तो ये रहा आवर्धन। आवर्धन के बाद आज आप लोगों का ये चैप्टर समाप्ति समझिए। और इसमें कुछ रे डायग्राम्स है कि मान लीजिए कि यदि कोई वस्तु फोकस और स्पोल के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, कहाँ पर उसकी प्रतिबिंब बनेगी। जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तो हम दिखा दें, जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे और जब अनंत पर रखेंगे, जब अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे
तो सभी स्थितियों को यदि आप कहिएगा तो कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसको फिर से बता सकता हूँ, नहीं तो अगले लेक्चर में हम इसका क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल बताने वाले हैं इसका, जो आप लेंस पर सॉरी मिरर फार्मूला पढ़ें और आवर्धन पर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत रोचक भी होता है, इंटरेस्टिंग होती है। देखिए फार्मूला का जब तक हम यूज उसको मैथमेटिकली यूज नहीं करेंगे तब तक वो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाएंगे आखिर ये हो रहा क्यों रहा है और इसका प्रयोग क्या है। तो जो भी हम पढ़े या गणित में भी ले लीजिए, कोई भी यदि फार्मूला आप जानते हैं तो उसका जब यूज आप नहीं करिएगा अच्छे तरह से तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा, उसको महसूस नहीं कर पाइएगा। तो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स, यदि अच्छे तरह से हमको समझना है तो उसको उसको न्यूमेरिकल्स को हल करना हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए हम आपको कल न्यूमेरिकल बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।